हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 44 है। जैसे कि आपको पता है हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अभी तक 6 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा 7th पार्ट आपके स्क्रीन पे है। तो चलो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रहते हैं। और इसके साथ में ही आज हम न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, तो ये निम्हांस में पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ड्रग विल एंटिसिपेट नर्स टू प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन टू अ चाइल्ड विद फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये कह रहा है कि कौन सी ड्रग, हमको ड्रग के बारे में बताना है। विच ड्रग विल एंटिसिपेट नर्स टू प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की होगी किस पेशेंट में, चाइल्ड विद फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में जो है डॉक्टर ने ये दवाई दी होगी, ये ड्रग दी होगी। तो कौन सी ड्रग है, आयरन है, विटामिन सी है, या डिफ्रॉक्सिमाइन है, या डायूरेटिक है। याद रखना डिफ्रॉक्सिमाइन जो है ये दी जाती है। क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझेंगे हम। तो देखो हीमोसाइड्रोसिस और इसी को हम क्या कहते हैं, आयरन ओवरलोड। तो देखो हीमोसाइड्रोसिस को ही हम क्या कहते हैं, आयरन ओवरलोड भी कहते हैं। इज अ डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। याद रखना जब फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन होता है उसका डिलेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, वो ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है, आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड हो जाता है दैट कैन डेवलप इन क्लाइंट रिसीविंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिस क्लाइंट में फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसमें आयरन ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो नर्स विल एंटिसिपेट द एंटीडोट। अब नर्स क्या करेगी, एंटीडोट देगी। ठीक है, एंटिसिपेट करेगी एंटीडोट को, या इसी को हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। किसका चिलेटिंग एजेंट है ये, फॉर आयरन। आयरन का चिलेटिंग एजेंट क्या है, याद रखना डिफ्रॉक्सिमाइन। ठीक है, क्लियर। तो याद रखेंगे हम डिफ्रॉक्सिमाइन क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट है। एंटीडोट है किसका, आयरन ओवरलोड का, आयरन का, टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज बाय आयरन ओवरलोड। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन होता है उसका डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो है वो आयरन ओवरलोड होता है। तो नर्स को कौन सी ड्रग देनी है, उसको एंटिसिपेट करने के लिए, आयरन ओवरलोड को ठीक करने के लिए उसका एंटीडोट देना पड़ेगा। ठीक है, उस एंटीडोट को ही हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं उसे, डिफ्रॉक्सिमाइन। हमेशा याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, एएसआईसी स्टाफ नर्स जयपुर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये कह रहा है कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। क्या हेपेटाइटिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एचआईवी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या प्लाज्मोडियम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ऑल ऑफ द अबोव इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट लाइक हेपेटाइटिस सी जो कि मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना मोस्ट कॉमन जो है हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा हेपेटाइटिस फैलेगा तो आपको हमेशा याद रखना है हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन होता है। हेपेटाइटिस बी भी फैल सकता है, एचआईवी, मलेरिया, जो मलेरिया है वो किसके थ्रू, प्लाज्मोडियम के थ्रू। ठीक है, एंड सिफिलिस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्या क्या आ गए हमारे पास, क्या क्या हमको याद रखना है, हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, एचआईवी भी हो सकता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, एंड सिफिलिस कैन आल्सो ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, जो कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपोनिमा पैलेडियम। क्या कहते हैं, ट्रेपोनिमा पैलेडियम नाम है ऑर्गेनिज्म का। विल नॉट सर्वाइव इन टेम्परेचर एट 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस में ये जो है अपने आप को मैनेज ही नहीं रख पाता, जिंदा नहीं रख पाता बियॉन्ड 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे में। इसलिए जो स्टोरेज का टेम्परेचर था वो कितना था, स्टोरेज टेम्परेचर आपको करवाया था 2 से 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, एनपीसीआईएल स्टाफ नर्स नवंबर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सी इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है। तो क्या वायरल इन्फेक्शन, सीओवी बिल्कुल होता है, मलेरिया भी होता है, ये हमने पढ़ लिया। सीएमवी
इन्फेक्शन ये भी हो जाता है साइटोमेगालोवायरस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन था। डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? रिम्स में पूछा गया है 2023 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ पेशेंट रिसीविंग अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड आरबीसी, पेशेंट को पैक्ड आरबीसी दिया जा रहा है, बीइंग टू वॉमिट, अब उसको वॉमिटिंग आ गई। पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 90 to 50 mmHg, 90 to 50, बेसलाइन जब हमने पहले देने से पहले चेक किया था तो 125/78 था, ठीक है। और यहां से ये कहां चले गया? ये 90 से 50 चले गया, देखो कितना कम हो गया ब्लड प्रेशर। तो एकदम से इसमें हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम आ गई फ्रॉम ए बेसलाइन टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर यहाँ पे 100 हो गया, कितना? 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, जबकि बेसलाइन कितना था इसका? बेसलाइन इसका 99.2 था, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। नर्सिंग डिटरमाइंस दैट द पेशेंट में बी एक्सपीरियंस विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये चीजें देख के नर्स क्या अंदाजा लगा सकती है कि पेशेंट को कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है? तो याद रखना, इसको जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टिसीमिया की कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे सेप्सिस की कंडीशन हो चुकी है। ये सर्कुलेशन ओवरलोड तो बिल्कुल नहीं है, हाइपरकैलेमिया ये कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आंसर जो है सेप्टिसीमिया आएगा। क्या है सेप्टिसीमिया? ध्यान से समझेंगे। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड कॉज सेप्टिसीमिया। अगर कंटेमिनेटेड ब्लड है, कंटेमिनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया पहले से ही था, जिसने क्या किया? जो कि पायरोजेनिक रिएक्शन, पायरोजन का मतलब ही हो गया टेम्परेचर बढ़ा देना, पायरोजेनिक रिएक्शन की, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स, जिसमें क्या आ गए? चिल्स आ गए, ठीक है, फीवर आ गया, हाइपोटेंशन हो गई, ब्लड प्रेशर एकदम से गिर गया, शॉक, वॉमिटिंग, डायरिया एटसेट्रा, ये सब किस में होता है? सेप्टिसीमिया में होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसका बीपी गिर रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको डायरिया हो रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है? ये केस जो है ये सेप्टिसीमिया का केस है। इज इट क्लियर? सेप्टिसीमियल अटैक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, इमीडिएट, ध्यान से समझना, इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या होगा? क्या इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा? तो बिल्कुल नहीं। डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा? कोई लेना देना नहीं है। एनाफाइलेटिक शॉक या रिड्यूस स्किन टर्जिडिटी, तो इमीडिएट जो है एनाफाइलेटिक शॉक होता है। तो याद रखना, एनाफाइलेटिक शॉक इमीडिएट होता है। अब समझो टाइप ऑफ इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है हीमोलिटिक रिएक्शन। हीमोलिटिक मतलब ब्लड का टूटना, ब्लड सेल्स का टूटना। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शंस को भी समझेंगे। नेक्स्ट है फेब्रिल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन, फेब्रिल बट नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन जो कि मोस्ट कॉमन होती है। और लास्ट है एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। एक एक को समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या था? हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ये। इट अकर इन फर्स्ट हाफ 15 मिनट, पहले हाफ में मतलब पहले 15 मिनट में, ड्यू टू एबीओ और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब ये आपने ए नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया तो वहां पे क्या होगा? इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन हो जाएगी, है ना। एंटीजन एंटीजन जो है एंटीजन अटैक करेंगे, एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन होगी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, इसमें क्या होगा? फीवर आएगा, चिल्स आएंगे, नोजिया आएगा। फ्लैंक में फ्लैंक जो है उसमें पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी साइड वाले रीजन में। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाएगा। फ्लशेज एंड हेमेचूरिया विद इन 15 मिनट, हेमेचूरिया हो जाएगा 15 मिनट आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन में क्या होगा? पेशेंट डेवलप इचिंग एंड हाइव्स, ये देखो इस तरह से हाइव्स देखने को मिलेंगे, ये जो है ना ये हाइव्स हैं, तो इस तरह के जो ब्लिस्टर बाहर की तरफ आएंगे ये हाइव्स होते हैं। क्लियर? तो इसको हम और क्या बोलते हैं? अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। वीजिंग होगी, विस्लिंग साउंड आएगी, मतलब सांस लेते टाइम वीजिंग होगी। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन कैन बी ट्रीटेड विद एंटीहिस्टामिन, और कुछ माइल्ड अगर जो वहां पे एलर्जीज हुई है उसको एंटीहिस्टामिन से हम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद है फेब्रिल या नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन, मोस्ट कॉमन, डेवलप 1 to 12 आवर्स सडन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, 1 से 12 घंटे सडन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, कॉज्ड बाय साइटोकाइन रिलीज ऑन डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी है वो साइटोकाइन को रिलीज करते हैं। कैरेक्टराइज बाय सडन चिल, इससे चिल्स आएंगे, फीवर आएगा, हेडेक होगा, कोल्ड कामी स्किन होगी और फ्लशिंग होगी। अब याद रखना यहाँ पे देखो
जो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट में, हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं लगभग 24 घंटे के लिए। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे उस पेशेंट का, क्योंकि देखो 1 से 12 घंटे में इसको क्या है, फाइब्राइल नॉन हिमोलिटिक रिएक्शन भी हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती हैं। उसके बाद हिमोलिटिक रिएक्शन तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। ये रेयर होता है, ज्यादातर नहीं देखने को मिलता, बट लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इट डेवलप्स इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ओनली फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल जल्दी हो जाएगा, मतलब कितना, कुछ ही ड्रॉप्स अभी ब्लड के गए थे और डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी। इट अकर ड्यू टू इन्फ्यूजन ऑफ आईजीए। अगर आईजीए का इन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी का इन्फ्यूजन हो गया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। इसमें रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर का कोलैप्स हो सकता है, तभी जाके जो है इसको जो है लाइफ थ्रेटनिंग के कंडीशन में रखा हुआ है। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। जब ऐसी कंडीशन होगी, हमको सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, तो इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिसेस स्मिथ इज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। कोई मिसेस स्मिथ है, उनको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उनकी हिप रिप्लेसमेंट जो है सर्जरी हुई है। आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद, यू वेंट बैक टू चेक हर वाइटल साइन। आप गए और उसके वाइटल साइन चेक किए। एंड शी कंप्लेन्स ऑफ चिल, टेम्परेचर एंड बैक पेन। उसने चिल का जो है बताया कि मुझे चिल्स हो रही है, और देखो चिल्स हैं, साथ में टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, बैक में पेन हो रही है। दिस में इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या रीनल कॉलिकुलर को लेना देना है हेमोलिटिक रिएक्शन? तो बिल्कुल हेमोलिटिक रिएक्शन इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन केरला पीएससी स्टाफ नर्स मार्च 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इम्यून रिएक्शंस अकर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखो इम्यून रिएक्शंस हो रही हैं अकर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? क्या ये माइक्रो एंजियोपैथी रिएक्शन है, ऑटो इम्यून रिएक्शन है, मैक्रोफेजोपैथिक रिएक्शन है, या एलो इम्यून रिएक्शन है? ये एलो इम्यून रिएक्शन है। जो इम्यून रिएक्शंस होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज टाइप ऑफ एलो इम्यून रिएक्शन। क्या होता है एलो इम्यून रिएक्शन? ध्यान से समझना। इन एलो इम्यून रिएक्शन बॉडी प्रोड्यूस यूनिक एंटीबॉडी। एलो इम्यून रिएक्शन में बॉडी जो है वो यूनिक एंटीबॉडी बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलो एंटीबॉडीज, लाइक आरएच या एबीओ एंटीबॉडीज। आरएच के खिलाफ, ठीक है, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव के खिलाफ, और साथ में एंटीबॉडीज यहाँ पे एबीओ एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट द एलो एंटीजन, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ, लाइक एबीआरएच एंटीजन, which attack the transfused RBC can and destroy RBC सेल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। तो जब भी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के खिलाफ, अपने ही सेल्स के खिलाफ, उसको हम क्या कहते हैं, एलो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका एम्स भोपाल में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what immediate nursing intervention will you take in case of blood transfusion reaction? जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? क्या इन्फॉर्म करना है अपने फिजिशियन को, क्या इन्फॉर्म करना है ब्लड बैंक को, मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइन, या स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन एंड रन नॉर्मल सलाइन? याद रखना, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करते हैं और नॉर्मल सलाइन को रन करवाते हैं, ताकि पेटेंसी जो है वो बरकरार रहे लाइनिंग की। इज इट क्लियर? तो डी इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, जो पॉइंट्स लिखे हैं डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रायोरिटी एक्शन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो प्रायोरिटी एक्शंस क्या लिए जाएंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान? याद रखना, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चेंज द ट्यूब। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और चेंज करनी है ट्यूबिंग, ठीक है। क्लैंप ब्लड ट्यूबिंग एंड कीप द आईवी लाइन ओपन विद नॉर्मल सलाइन। आपने क्लैंप करनी है, जो ब्लड ट्यूब है उसको रोकना है और वहां पे आईवी लाइन जो है ओपन करनी है, नॉर्मल सलाइन से नॉर्मल सलाइन चलाना है। चेक एंड मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में जब रिएक्शन हुई, हर 5 मिनट में उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। कैरी आउट द इमरजेंसी ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है, प्रिस्क्राइब है, तो उसको हमने स्टार्ट करना है। आल्सो इन्फॉर्म द लेबोरेटरी टू डू ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग अगेन। और वापस से जो है लेबोरेटरी को बोलना है कि क्रॉस मैचिंग करो, जब हमने इसको ब्लड चलाया कहीं गलत क्रॉस मैचिंग तो नहीं हुई है, वो करवाएंगे। ऑब्टेन यूरिन स्पेसिमन फॉर लेबोरेटरी स्टडीज, और यूरिन स्पेसिमन लेंगे और लेबोरेटरी स्टडीज के लिए भेज देंगे। रिटर्न ब्लड बैग्स ट्यूबिंग एंड लैब्स टू ब्लड बैंक, और जो बैग है उसको रिटर्न कर देंगे, ट्यूबिंग को लैब्स टू ब्लड बैंक, ठीक है। जो लेबल्स थे, जो ट्यूबिंग थी, ब्लड बैग थी, उसको रिटर्न कर देंगे ब्लड बैंक को। इज इट क्लियर? ये प्रायोरिटी एक्शन थे। सबसे पहली प्रायोरिटी, जब भी कोई रिएक्शन होगी ब्लड आपने ट्रांसफ्यूजन को रोकना है। याद रखना सबसे पहला काम,
चिल्लाना नहीं है, डॉक्टर को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना, अब ये क्या हो गया, पहला काम, क्योंकि जो उसमें कॉम्प्लिकेशन आई वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि ब्लड चढ़ाया जा रहा है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है पहले उस वजह को रोका जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेएमसीएच पूछा गया है, जेएमसीएच चंडीगढ़ में 2022 में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ नर्स ऑन नोटिंग ससेप्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी। तो क्या करेंगे, रोकेंगे, तो देखो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, यहां कुछ नहीं, जब भी ऐसा कुछ आएगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, तो ट्रांसफ्यूजन को रोकना है, जब भी कोई रिएक्शन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी ट्रांसफ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएमसीएच चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, while receiving blood transfusion, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं, द पेशेंट डेवलप चिल्ड एंड हेडेक आ रही है, व्हाट शुड बी द नर्सिंग इंटरवेंशन एक्शन। तो क्या होगा, क्या करेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लो, बाकी नहीं, इसका आंसर ही जो है बी आ जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, आरयूएचएस नर्सिंग ग्रेड 2 में 2013 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन केस ऑफ डेवलपिंग ऑफ अर्टिकेरिया 1/2 hour आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन। ठीक है, अर्टिकेरिया हो रहा है 1/2 hour आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज बिगन, द फर्स्ट एक्शन बाय द नर्स शुड बी। तो पहला एक्शन हमेशा मैं आपको कह रहा हूं कि स्टॉप करना है आपने इन्फ्यूजन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। इज इट क्लियर। तो हाइव्स जो है एलर्जिक रिएक्शन है जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, वो हाइव्स मैंने आपको पीछे दिखा दिए अलग अलग से, जैसे ही आप देखोगे तो रिएक्शन जो होगी स्किन के ऊपर धब्बे से बन जाएंगे, अलग सा एक बंच सा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, और ऐसे दाने दाने से हो जाएंगे, भर जाएगा पूरा, तो इसको हम हाइव्स कहते हैं। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो गूगल पे हाइव्स और इमेज देख सकते हो, ज्यादा क्लियर होगा। मैंने पीछे इमेज दिखा दी है अर्टिकेरिया में इंडिकेट हीमोलिटिक रिएक्शन, ये क्या इंडिकेट करता है कि हीमोलिटिक रिएक्शन हो रही है। सो फर्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, तो सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे एंड देन मेक थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन, और यहाँ पे एंटीहिस्टामिन देंगे। इज इट क्लियर, समझ आ गया। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा हमारी हमेशा रहेगी कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स जोधपुर नर्सिंग में पूछा गया है आपको 2018 में, क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड इज रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक बच्चा है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जा रहा है, इफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ब्लड अकर, अगर उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी, स्टॉप करना, तो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। क्लियर। तो देखो ये कितने तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीसीआईएल स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया था, क्या पूछा गया है, वीनोस्पाज्म कैन बी लेसेंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ बॉडी। अब देखो वीनोस्पाज्म मतलब वेन्स के अंदर स्पाज्म होना, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उनमें स्पाज्म होता है, किस वजह से होता है। अब ये जब वीनोस्पाज्म होगा कैन बी लेसेंड, अब कैसे रोकेंगे, कम करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। वीनोस्पाज्म में जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें वीनोस्पाज्म देखने को मिलता है, उसको कैसे हम कम करेंगे, कैसे रोकेंगे, कीपिंग द पेशेंट आर्म अप, क्या पेशेंट की आर्म को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, इससे होगा। एलिवेट द कंटेनर, उसके बाद क्लैंपिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद डाइल्यूटिंग द आउटर ट्यूब पर डाइल्यूट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे कीपिंग द पेशेंट आर्म वार्म, तो वार्म रखेंगे कि पेशेंट की आर्म को जो है हम वार्म रखेंगे, गर्म रखेंगे, क्योंकि होता क्या है देखो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो वेसोस्पाज्म इज अ कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, वेसोस्पाज्म क्या है, ये कंट्रैक्शन हो रही है ब्लड वेसल में, इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, विच अकर आफ्टर ब्लीडिंग, जो कब कब होता है, जो ये वेसोस्पाज्म है ब्लीडिंग के बाद होता है, और कोल्ड और इरिटेटिंग इन्फ्यूजन इन द वेन, या तो कोल्ड है या कोई इरिटेटिंग इन्फ्यूजन वेन के अंदर जा रहा है, तो ये वेनोस्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। हमको क्या रखना है, कीपिंग द पेशेंट आर्म वार्म, तो वार्म रखनी है। आपने देखा होगा जब भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा कवर अप करके रखते हैं, वार्म रखना है उसको, क्योंकि कोल्ड ब्लड चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में आया हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर दिसंबर 2023 में, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। अब कौन सा एरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में नहीं पाया जाता है, नॉट है ना, तो क्या ब्लीडिंग रूम होता है कोई वहां पे, क्या कोल्ड रूम होता है, बिल्कुल होता है, क्या थेरेपेटिक डे केयर रूम होता है, बिल्कुल होता है, क्या कंपोनेंट सेपरेशन रूम होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग रूम जैसी चीज नहीं होती है। इज इट क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पे हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अभी तक के किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, नेशनल लेवल के जितने भी जो नर्सिंग एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, सबके क्वेश्चंस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूछे गए थे वो सब हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर कोई दिक्कत अब नहीं होगी, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अब आप कैपेबल हो। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करते हैं हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों ऑक्सीजन जरूरी है? क्योंकि मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, कंटिन्यूटी में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी रेस्पिरेशन हो रही है उस रेस्पिरेशन रिएक्शन में जो ईटीएस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हर सेल को हमारी ऑक्सीजन ऑल टाइम चाहिए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी कारणवश हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुंच रही है तो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उस ऑक्सीजन को हम बॉडी में डेलिबरेटली जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और हमको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन का फ्लो है, कितने फ्लो की ऑक्सीजन हमें देनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरह के मास्क होते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम, उन मास्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पे जितने भी क्वेश्चन जिस जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे तौर तरीके आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का कहां पे पूछा गया है, तो एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर फेब 2020 में, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट %। मतलब अभी नॉर्मली मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं सांस ले रहा हूं, तो देखो हम लेते क्या है, क्या क्या इनहेल करते हैं हम, तो आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर रहे, हम एयर इनहेल कर रहे हैं। मेरी नाक को थोड़ी ना पता है, इस नाक को थोड़ी ना पता है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एंटर करेगा, तो हम एयर को इनहेल करते हैं। वो तो काम लंग्स के अंदर बैठे एल्वलाइज का है। लंग्स में जो एल्वलाई है, ये एल्वलाई जो है निकलने देते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो है एल्वलाई से ऑक्सीजन निकल के जो है बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है कहाँ, एल्वलाई के अंदर, और यहाँ क्या थी, एयर। क्लियर? तो इस एयर, ली भी क्या हमने एयर, और जब बाहर छोड़ते हैं वो भी हम एयर छोड़ते हैं। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं। सांस लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, या इसी को इनहेलेशन बोलते हैं। सांस छोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब याद रखना, इस दोनों को, सांस लेना और छोड़ना, इनको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ठीक है, आपने सुना होगा पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है, वेंटिलेटर पे रखने का मतलब क्या, वो कैपेबल नहीं था इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, तो उसको जो है अब हमने रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दी हुई है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें आप टर्मिनोलॉजी सुनते हो। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, ये जो इंस्पायर्ड एयर अभी मैं जो ले रहा हूं, वो एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसमें अलग अलग गैसेस होंगी। हमको पूछा गया है कि ऑक्सीजन का क्या कंसंट्रेशन होता है नॉर्मल एयर में जो हम इनहेल करते हैं, तो कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होती है, याद रखना 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है नॉर्मल जो हम इनहेल करते हैं। जो अभी आप पढ़ते पढ़ते सांस ले रहे हो ना, जो आपने एयर ली, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो 21%। याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, डी इसका आंसर था। इनहेल्ड एयर कंटेन अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? और क्या होता है इसमें, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो भरी पड़ी है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, वाइल एक्सहेलेशन एयर कंटेन अप्रोक्सीमेटली, अब जो हम सांस छोड़ते हैं, मतलब दो तरह से हमको पूछा जाता है। अब हमने जो इनहेल किया और जो एक्सहेल किया, इन्हीं दोनों को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। अब इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% है। जब हम एक्सहेल करेंगे तो यही ऑक्सीजन 21 से कितना हो जाएगा, 16% पे हो जाएगा, कम हो गई ना, बॉडी ने यूज की। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है जब हम एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई, तो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो 4% हो जाती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? नाइट्रोजन कॉमन रहती है, नाइट्रोजन यहाँ भी 78% थी और यहाँ भी 78% ही है, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं हुआ।
क्लियर? तो ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4% हो गई एक्सहेल में, और 78% नाइट्रोजन एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल्स भी पाए जाते हैं। तो अब आपको इनहेलेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? बीएचयू में पूछा गया है। बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नर्सिंग ऑफिसर 2019 में, और रिम्स में पूछा गया है 2013 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर में कितनी है? तो अभी हमने पीछे देखा 16% है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2018 में। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन पहले समझो। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन क्या होता है? जब भी किसी को हम सीपीआर दे रहे होते हैं, उसमें जब हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, तो माउथ टू माउथ जब हम किसी के माउथ में अपनी ब्रीथ डाल रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं। तो एक्सहेल में जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का होगा, वही तो माउथ टू माउथ ब्रीथ में जब हम दूसरे पर्सन को वो ब्रीथ देंगे, तो उसमें कंसंट्रेशन कितना होगा? जितना एक्सहेल में होगा। तो एक्सहेल में कितना होता है? 16%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16% कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो नहीं लाई ना, हम जो उसमें सांस भरेंगे, पहले हम सांस भरेंगे तो हमारे अंदर कितना है? 21। वो तो यूज हो जाएगा। फिर जब हम उसमें सांस देंगे माउथ के थ्रू, तो जब हम उसमें सांस एक्सहेल करेंगे, उस पर्सन को कितनी मिलेगी? 16% मिलेगी। इज इट क्लियर? क्या बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? ये उत्तराखंड में पूछा गया है, नर्सिंग ट्विटर के पेपर में 2021 में, और ESIC स्टाफ नर्स 2012 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है? पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो हम किस लिए यूज करते हैं? क्या मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं? क्या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड यूज करते हैं? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड यूज, ऑक्सीजन की सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, कितनी ऑक्सीजन ब्लड में पाई जा रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं ऑफ ब्लड। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज करते हैं, इस तरह का हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं, या आपने देखा होगा फिंगर में लगा के हम चेक करते हैं पेशेंट की। तो इस पल्स ऑक्सीमीटर में हमको SpO2 देखने को मिलता है, और उसके बाद पल्स रेट भी देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, आपकी पल्स बार, ये पल्स की जो वेव्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। ये बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, तो ये रीडिंग आती है, वो उसको सस्पेक्ट करता है। तो देखो क्या है, ऑक्सीमीटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑक्सीमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड सैचुरेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो रीडिंग आती है, ये आर्टरीज में जो ब्लड की सैचुरेशन है वो दिखाता है। वेन्स में आर्टरीज के कंपैरिजन में कम सैचुरेशन होती है विद ऑक्सीजन SaO2। ठीक है, एन ऑक्सीमीटर दैट सेलेक्टिव मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ पल्सेस आर्टेरियल ब्लड कॉल्ड पल्स ऑक्सीमीटर, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? एम्स बठिंडा में पूछा गया है, या नर्सिंग ऑफिसर सितंबर 2019 में। ESIC स्टाफ नर्स कोलकाता एंड बेंगलुरु में पूछा गया है 2012 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू, किस लिए यूज करते हैं? काउंट द रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग इनटू लंग, बिल्कुल नहीं। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग इन ब्लड, ऑक्सीजन सैचुरेशन, डी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन GMCH में पूछा गया है 2022 में। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर, पल्स ऑक्सीमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? क्या ऑक्सीजन की सैचुरेशन को देखने के लिए यूज किया जाता है? बिल्कुल सही। पल्स रेट, देखो नाम में ही पल्स है तो पल्स रेट भी इसमें देखने को मिलता है, तो बोथ ए एंड बी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक कैच है, अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ के टिक करके डायरेक्टली आगे बढ़ोगे और दूसरे ऑप्शन नहीं देखोगे, तो यहाँ पे खेल हो जाता है आपके साथ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, कॉज बी भी इसका ठीक है, तो दो आंसर भी तो सही हो सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? BSF स्टाफ नर्स 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है? 80 से 100, 80 तो बहुत कम हो गया। 96 से 100, तो 96 से 100 जो है नॉर्मल है। 92 कम हो गया, अबो 95 जो हम नॉर्मल मानते हैं। तो 95 से ऊपर, तो 92 नीचे है, 80 नीचे है, 80 नीचे है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 96 से 100। इज इट क्लियर? सी इसका आंसर आएगा। तो देखो, परसेंट ऑफ आर्टेरियल हेमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन। मतलब क्या है ऑक्सीजन सैचुरेशन का? मतलब जो परसेंटेज आर्टेरियल हेमोग्लोबिन है, आर्टरीज में जो हेमोग्लोबिन है, उसका सैचुरेशन ऑक्सीजन, सैचुरेट विद ऑक्सीजन, कितना सैचुरेट हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसी को हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। वाइल मॉनिटरिंग नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव मतलब कोई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम कट करके नहीं चेक कर रहे, डायरेक्टली कोई सिरिंज प्रिक करके ब्लड निकाल के नहीं देख रहे, डायरेक्टली बाहर से देख रहे हैं, विद अ पल्स ऑक्सीमीटर,
नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 96 टू 100, तो मतलब अबव 90 आर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अबव 90 जो है सेटिस्फैक्ट्री होता है, 90 95 जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन जनरल आर्ट्रियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री इफ SaO2 इज ग्रेटर देन। कब सेटिस्फैक्ट्री है? जब SaO2 कितना है, तो पीछे हमने देखा 90 से ऊपर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम 2023 में और GMCH में पूछा गया, हरियाणा 2024 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल। ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या कलर होता है? क्या ब्लैक एंड व्हाइट टॉप होता है? क्या ब्लैक उसकी बॉडी और व्हाइट उसका टॉप होता है? तो बिल्कुल ब्लू नहीं होता, व्हाइट नहीं होता, ऑरेंज नहीं होता। तो किस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आप देख सकते हो। ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल फैसिलिटी में। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की है और टॉप इसका व्हाइट कलर का पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप समझो, ऑक्सीजन सिलेंडर एज पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स का देखें तो कलर्ड जो है ब्लैक बॉडी विद व्हाइट टॉप या शोल्डर जो है व्हाइट होता है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? UPPSC स्टाफ नर्स में पूछा गया है 2021 में, और एम्स रायपुर में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के थ्रू हमने रिकमेंडेड क्या रखना है? फ्लो रखना है, फ्लो रेट रखना है। क्या 1 से 4 लीटर रखते हैं, 1 से 6 लीटर रखते हैं, 4 to 6 या तो 1 to 6 लीटर पर मिनट रखा जाता है। क्या है नेजल कैनुला? तो इस तरह से नेजल कैनुला ये आप देख सकते हो, नाक के अंदर जो ट्यूब्स लगाई जाती हैं तो नेजल कैनुला होता है ये। इस नेजल कैनुला को क्यों लगाते हैं? तो देखो, रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला जो कितना होता है रिकमेंडेड? 1 to 6 लीटर टू अचीव 24 to 44 FiO2। कितना FiO2? 24 से 44 FiO2 कहां से मिलता है? नेजल कैनुला के थ्रू। 1 लीटर अचीव, 1 लीटर में कितना होता है याद रखना, 1 लीटर में 24% FiO2 होता है। 2 लीटर में कितना है? 28% होता है। 3 लीटर में 32%, 4 लीटर में 36, 5 लीटर में 40 और 6 लीटर अचीव 44 FiO2। तो टोटल कितना है? 44। कितने से स्टार्ट हुआ ये जो है अचीव 24 से लेकर 44% FiO2 है। ये FiO2 क्या होता है? इसको हम कहते हैं FiO2 को फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर। जो इंस्पायर्ड एयर जो ले रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन कितनी है? देखो, नॉर्मली अगर मैंने आपको बताया तो 21% होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? नेजल कैनुला के थ्रू जो है कितनी है? 24 से लेकर 44% तक दी जाती है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, RUHS पोस्ट बेसिक नर्सिंग। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि नॉर्मली तो 21% दी जा रही थी, यहाँ बढ़ा क्यों दी? यहाँ बढ़ा इसलिए दी क्योंकि जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी थी ना, ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होनी थी एल्वेलाई के थ्रू वही कम होती है, तो फ्लो रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि ऑक्सीजन का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी तक वो जो है नॉर्मली हम पहुंचाएं। तो ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसमें कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस है उसके एल्वोलाइज की, तो उसके हिसाब से जो है हम ऑक्सीजनेशन करते हैं। ये काम डॉक्टर का होता है बेसिकली, हमको तो रिकमेंड किया जाता है कि इतना डोज देना है, बट हमको पता होना चाहिए कि किसका कितना फ्लो रेट होता है, इतना हमको एज ए नर्सिंग ऑफिसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है? RUHS पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यू आर कनेक्टिंग अ नेजल कैनुला। अब आपने नेजल कैनुला कनेक्ट किया टू अ पेशेंट हु रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। यू आर सिटिंग द ऑक्सीजन फ्लो टू 5 लीटर पर मिनट, आपने 5 लीटर पर मिनट कर दिया। हाउ मच FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट। तो आपको ये याद रखने पैरामीटर, देखो 1 पे 24, 2 पे 28, 3 पे 32, 4 पे 36, 5 पे 40, ठीक है। तो 5 पे कितना है? 40। तो यहाँ पे आंसर क्या 40 है कहीं? तो 40 डी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को देखा है। ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑक्सीजन FiO2 को हमने देखा है, इसकी परसेंटेजेस को देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के किए। बट अब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन फ्लो रेट, वेंचुरी मास के ऊपर, और बाकी जो वेंचुरी मास के जो अलग अलग कलर कोडिंग है उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो अगला लेक्चर जो है वो भी काफी अमेजिंग आएगा। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। कॉल
आसपास जो हॉस्पिटल में हम चीजें देखते थे उन्हीं के बारे में अब यहाँ पे आज हम देखते हैं। और अब ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, मैं चाहूंगा कि जरूर आपकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए कि जिस दिन आप अपना रिजल्ट देखो तो आपका जो स्टेटस है वो सेलेक्टेड शो करे और आपका नाम यहाँ पे लिखा हो, ऑल इंडिया रैंक लिखी हो, और ये जो खुशी के आंसू इन पेरेंट्स के आ रहे हैं वो आप भी अपने घर वालों को इस तरह से मुस्कुराने का, इस तरह से खुश होने का मौका जरूर दोगे, क्योंकि ये दिन सबकी लाइफ में नहीं आता है, सिर्फ उनकी लाइफ में आता है जो रुकते नहीं है। जैसे आप अभी तक रुक नहीं रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, इन लेक्चर्स को देखे जा रहे हो, सपोर्ट किए जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हो, रिवीजन किए जा रहे हो, कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल कंसिस्टेंट होना, तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। तो ये दिन जरूर तुम्हारी लाइफ में भी आएगा। इमेजिन करो सिर्फ इस पल को कि जिस पल आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, उनका जो रिएक्शन होगा, उनके जो फेसेस होंगे, वो जो खुशी होगी उस टाइम की, बस यही जो फील आपके अंदर हो रहा है ना कि ये दिन मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊं, तो ये जो उनके फेसेस को देख के जो आपको मोटिवेशन आ रहा है, अब पढ़ने बैठ जाओ, अब मेहनत करना स्टार्ट करो और दबा के मेहनत करो। लगभग 12-12, 13-13 घंटे बैठो दिन के, मेहनत करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है लगा लो। देखो मैं सीधी बात कहूंगा, या तो ये 6 महीने से 1 साल तक इस तरह से मेहनत कर लो कि आगे आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए भी अच्छा हो और आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अब अभी जो है हमारी कंट्री की बन रही है, अभी जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब का होना, और खासकर इस तरह की जॉब का जिसमें 1 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी होगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी आपके लिए होगी, आपकी फैमिली का जो है पूरा हेल्थ का खर्चा फ्री में हो जाता है, कॉज बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। तो प्लीज मेहनत करो, मेहनत करते रहो, अपने घर वालों को भी इस तरह से खुश होने का मौका दो। और अब वापस से मैं आपको कह रहा हूं कि 3 प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, तीनों जगह ज्वाइन हो जाइए। तीनों जगह पे आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जो प्रयास हैं वो बिल्कुल भी अनार्थक ना रहें, ये तभी सार्थक हो पाएंगे जब आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे, तभी जाके आपकी जो है सिलेक्शन वो ज्यादा आसानी से आपको हासिल हो जाएगी। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। साथ ही साथ अपने जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, कैसे आपको समझ आ रहा है, कितना आपको समझ आ रहा है, कितनी हेल्प आपको मिल रही है, कहाँ से आप ये लेक्चर देख रहे हो, इंडिया के किस कोने में बैठ के, कौन सी स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप ये लेक्चर देख रहे हो, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, और जो मैं क्वेश्चन बीच में रेज करता हूँ उनके जो इंटरेक्शन है, कुछ कुछ बच्चे हैं जो भर भर के कमेंट्स करते हैं, बहुत खुशी मिलती है मुझे उन बच्चों के, क्योंकि वो एक्टिव दिखा रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे क्लास में तो आप मेरे सामने हो नहीं ऑफलाइन, बट याद रखना मैं डायरेक्टली आप हम जो है कनेक्टेड है, एक इमोशन से कनेक्टेड है, हम अपनी सिलेक्शन से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ये वर्चुअल क्लास है, इसको नॉर्मल एक ऑफलाइन क्लास समझ के पढ़ा करो कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप कमेंट्स जरूर किया करो। चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।